बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, प्रोग्राम जी वर्ल्ड में अब आपको खुश आमदीद कहते हैं और आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे पाकिस्तान के पुरअमन एटमी प्रोग्राम की, जिसका बड़ा मकसद पाकिस्तान में एनर्जी की पैदावार है। और इस हवाले से कराची में और चश्मा में न्यूक्लियर पावर प्लांट्स बहुत कामयाबी के साथ चल रहे हैं। चश्मा में नाज़रीन इस वक्त तक 4 पावर प्लांट्स हैं और 5वें की का संग बुनियाद रखा जा चुका है, जो पाकिस्तान की तारीख़ में सबसे बड़ा न्यूक्लियर पावर प्लांट होगा। कराची में इस वक्त 3 पावर प्लांट्स कामयाबी से चल रहे हैं और इनके ऊपर हम बात करेंगे कि ये पाकिस्तान की तवानाई की कितनी ज़रूरत पूरी कर रहे हैं, पावर प्लांट के ऊपर क्या अखराजात आते हैं और इसके साथ साथ इनके टेक्निकल मामलात और इन तमाम तर चीज़ों पे कि चीन ने इसमें कितना तावन किया। और कराची में जब पहला पावर प्लांट लगा था तो ये कनाडा के तावन से लगा था। और आवाम की आगही के लिए कि ये कितना चीप है, कितना सेफ़ है एनर्जी के हवाले से। और जब हम ग्रीन एनर्जी की बात करते हैं, ग्रीन पाकिस्तान की बात करते हैं, तो उसमें न्यूक्लियर पावर प्लांट्स की जो एनर्जी है और जो सिस्टम है वो ग्रीन कंसेप्ट में सबसे बड़ी कंट्रीब्यूशन अदा करता है। अपने आज के जो हमारे पैनलिस्ट हैं इनसे तारफ़ कराएंगे और अपने शोबे के माहिर तरीन अफराद आज हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। शाहिद रियाज़ खान साहब, तर्जमान पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन। शाहिद रियाज़ खान साहब, मसरूफियात के बावजूद आपने वक्त निकाला, आपका बहुत शुक्रिया। और नाज़रीन, इनके साथ तशरीफ़ रखते हैं डॉक्टर अंसर परवेज़ साहब, किसी तारीफ़ के मोहताज नहीं, न्यूक्लियर फील्ड में इनका बहुत बड़ा नाम है। साबिक चेयरमैन पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन रहे डॉक्टर अंसर परवेज़ साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। और नाज़रीन, इनके साथ तशरीफ़ रखते हैं मोहम्मद सईदुर रहमान साहब, मेंबर पावर पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन। मोहम्मद सईदुर रहमान साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया, आपने मसरूफियात में से वक्त निकाला। शाहिद रियाज़ साहब, ये जो अभी 14 जुलाई को चश्मा के मकाम पे न्यूक्लियर पावर प्लांट का संग बुनियाद रखा गया, जिसे हम C5 कहते हैं, आप क्या समझते हैं जो इस वक्त पाकिस्तान में तवानाई का बहरान है? एक तरफ हम देख रहे हैं कि CPEC के तहत मंसूबे मुकम्मल हो रहे हैं, पाकिस्तान को एनर्जी की बहुत ज़रूरत है, फिर इकनॉमिक टेक ऑफ है, मैसिव इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रही है और बहुत बड़े बड़े टावर्स और मॉल्स बन रहे हैं और एनर्जी की उतनी ज़रूरत है। तो ये C5 सबसे बड़ा न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट है, अभी तक की इतलात के मुताबिक 1200 मेगावाट बिजली पैदा करेगा। देखें, पाकिस्तान में न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी के ज़रिए, न्यूक्लियर एनर्जी के ज़रिए बिजली जो पैदा हो रही है, उसमें ये 7वां न्यूक्लियर पावर प्लांट है ओवरऑल। और 3 न्यूक्लियर प्लांट आपने बात की है न्यूक्लियर पावर प्लांट्स की कराची में, उनमें से एक कैनप जो है 50 साल तक अपनी सेफ़ ऑपरेशन के बाद, कामयाब तरीके से बिजली पैदा करने के बाद अब शट डाउन कर दिया गया परमानेंट। और उसके बाद अब उसकी मज़ीद यानी नहीं, अब मेंटेनेंस नहीं होती है। उसके बाद जो है हम इसको कहते हैं कि जिसको आप कहते हैं कि थोड़ा कमिश्निंग का प्रोसेस अब शुरू होगा। अच्छा, डीकमिश्निंग कर तो ये तो प्रैक्टिकली अब कराची में 3 में से 2 न्यूक्लियर पावर प्लांट है जो 2200 मेगावाट बिजली ग्रिड को दे रहे हैं, कौमी ग्रिड को। और चश्मा के मुकाम पे 1330 मेगावाट बिजली 4 न्यूक्लियर पावर प्लांट दे रहे हैं, बहुत बड़ी, जिसमें चश्मा 1, चश्मा 2, चश्मा 3, चश्मा 4 है। और 5वां न्यूक्लियर पावर प्लांट चश्मा के मुकाम पे C5, जिसका हाल ही में ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी की गई। तो इंशाल्लाह ये बिजली के जो साफ़ बिजली और सस्ती बिजली वो सिस्टम में जब जाएगी तो इससे बिजली के बहरान में और उसके टैरिफ को कम लाने में मदद मिलेगी। डॉक्टर अंसर परवेज़ साहब, आप चूँकि बहुत तवील अरसे तक पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन के साथ मुंसलिक रहे, मुख्तलिफ पोजीशंस पे फिर तरक्की करते करते चेयरमैन बने, तो न्यूक्लियर पावर प्लांट से पैदाशुदा बिजली रवायती बिजली पैदा करने के ज़राए के मुकाबले में कहा जाता है कि ये माहौल दोस्त है। और ज़रा वजाहत कीजिए कि किस तरीके से मौसमियाती तब्दीली के असरात को ये पावर कम कर सकती है। देखिए, जो सबसे बड़ा फ़ायदा इस वक्त न्यूक्लियर में है ना, एक तो कोई नॉर्मल जो पोल्यूटेंट्स हैं, सल्फ़र डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, वो उसमें से नहीं निकलते। और दूसरी बात है, चूँकि CO2 इसमें से कोई नहीं निकलती, क्योंकि कोई कार्बन नहीं जलता। जब फॉसिल फ्यूल बर्न होता है तो उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड पैदा होती है, जो कंट्रीब्यूट करती है इसको क्लाइमेट चेंज के इफ़ेक्ट को बढ़ाने में। तो न्यूक्लियर में चूँकि सब कुछ नहीं है, लिहाजा न्यूक्लियर एक क्लीन सोर्स ऑफ एनर्जी है इन सारी चीज़ों के मुकाबले में। और उसके साथ साथ
वो रिलायबल भी है, सस्ता भी है बेस लोड के हिसाब से। और पाकिस्तान में भी जैसे इस वक्त मेंबर पावर साहब भी ज़्यादा अच्छी तरह बता सकते हैं कि टोटल हमारी जो इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है न्यूक्लियर की वो 8% है, लेकिन जो हमारी एनर्जी जनरेशन है न्यूक्लियर की वो 12% है। और बाद दफ़ा ये टोटल कंट्रीब्यूशन का मुल्क का जो है ना उसका हिस्सा 20% बल्कि इसके ऊपर 27% तक भी कभी भी चला जाता है जी। तो हम बाद दफ़ा ये कहते हैं कि पैसे उस घोड़े पे लगाने चाहिए जो दौड़ता हो। तो ये दौड़ता है घोड़ा, ये न्यूक्लियर घोड़ा हाँ, दौड़ता है, न्यूक्लियर घोड़ा दौड़ता है और यहाँ पर कोई नुकसान नहीं पहुँचाता। और मेरा ख्याल है कि न्यूक्लियर सेफ्टी का जहाँ तक ताल्लुक़ है, दुनिया का बेहतरीन मैकेनिज़्म न्यूक्लियर सेफ्टी के रखे गए हैं। जी हाँ, और पाकिस्तान न्यूक्लियर अथॉरिटी है, न्यूक्लियर रेगुलेटरी अथॉरिटी, जो इस बात को इंश्योर करती है कि वो सेफ्टी की रिक्वायरमेंट्स पूरी हों। और यहाँ पे एक और बात भी मैं कहना चाहता हूँ कि न्यूक्लियर पावर की कीमत में इस वक्त जो उसकी जो कीमत है उसमें जो सेफ्टी की चीज़ें लगाई जाएँ तो उसका बहुत बड़ा हिस्सा है, ताकि आवाम को किसी भी किस्म का उससे नुकसान ना पहुँचे। जी। सैयदुर रहमान साहब, कुछ तारीख़ी पस मंज़र बताएंगे कि कब से ये न्यूक्लियर पावर का सफ़र शुरू हुआ और अब C5 से तो लगता है कि मुस्तकबिल में इंशाल्लाह और बड़े बड़े अहदाफ़ हैं। कुछ मुस्तकबिल के अहदाफ़ बताइएगा और बताइएगा किन हालात में, किन वसाइल में आपका न्यूक्लियर पावर का ये सफ़र शुरू हुआ। सर जर्नी तो स्टार्ट हुआ था 1972 में, 72 में कराची जब में कैनप कनेक्ट हुआ था नेशनल ग्रिड के साथ। तो इसका जो कॉन्ट्रैक्ट था विद द कैनेडियन गवर्नमेंट ये 1965 में साइन हुआ था। तो इसके बाद एक गैप रहा क्योंकि हम पे एम्बार्गोज थे। तो इसके बाद जो फर्स्ट प्लांट हमने नेशनल ग्रिड के साथ कनेक्ट किया वो चश्मा न्यूक्लियर पावर प्लांट यूनिट 1 था। ये अगस्त 2000 में आया। फिर इसके बाद C2 आया 2011 के अंदर, फिर C3 2016 के अंदर, फिर C4 2017 के अंदर। 2021 में जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्लांट आया वो 1100 मेगावाट का K2 था, कराची का प्लांट। फिर K3 इसी साल आया, ये भी 1100 मेगावाट का था। अब हमने जो आगे सफ़र स्टार्ट किया है उससे बिगर यूनिट्स है, 1100 से अब निकल के हम बड़ी कैटेगरी में आ रहे हैं 1200 की। तो C5 जो है ये 1200 मेगावाट का होगा। और इसके बाद हमारा जो आगे प्रोग्राम है वो 1200 या 1400 मेगावाट के मुजफ्फरगढ़ के पास M1 और M2 के नाम से ये 2 यूनिट। अच्छा, वहाँ पे ये इसके बाद आएंगे C5 के बाद। C5 के बाद तो ये हमारा इस वक्त पास का जर्नी था और फ्यूचर का। इसके अलावा पाकिस्तान एटॉमिक मिशन जो है उन्होंने एक जो फ्यूचर के लिए डेवलप किया अपना प्रोग्राम, उसमें बाय 2050 हम 40,000 मेगावाट जनरेट करेंगे फ्रॉम न्यूक्लियर। 40,000 मेगावाट बाय 2050? यस, 2050 फ्रॉम न्यूक्लियर। तो ये उसकी रीज़न क्या है? इसका रीज़न बेसिकली यही है कि चीप है, रिलायबल है, अफोर्डेबल है और एनर्जी सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं। एनर्जी सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं, यस। यही इसकी बेसिक जो है ना इसकी रीज़न है कि ये वर्ल्ड वाइड अब दोबारा रिनाइंसेंस है न्यूक्लियर का। डॉक्टर साहब ने बात की थी क्लीन एनर्जी की, तो मैं थोड़ा सा आपको एक एग्जांपल देना चाहता हूँ जो एक्चुअल फैक्ट्स एंड फिगर्स है। अगर 1000 मेगावाट का पावर प्लांट है कोल का, तो वो 7 मिलियन टन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करता है। ऑयल का प्लांट जो है 6 मिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड माहौल में आलूदगी में बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है। अच्छा, फिर इसके बाद आपका जो गैस का है ये 3 मिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस, ये भी आलूदगी का बायस है, आलूदगी का बायस बनता है। और कंपेयर टू देम 1000 मेगावाट का जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है ये ज़ीरो इसका कंट्रीब्यूशन है इन्वायरमेंट के अंदर। तो यही वजह है कि इस वक्त वर्ल्ड के अंदर न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी, न्यूक्लियर पावर जो है ना फिर से दोबारा से आगे आ रही है। न्यूक्लियर के सफ़र में एक बात और भी मेरा ख्याल है कहनी चाहिए कि कैनूप जो हमारा पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट था 137 मेगावाट का, तो उसकी जो टेक्निकल सपोर्ट है, उसको जो ईंधन फ्यूल प्रोवाइड करने की सपोर्ट थी वो तो काट दी गई थी, वेंडर ने देने से इनकार कर दिया। और एटॉमिक एनर्जी कमीशन ने ये प्लांट खुद चलाया अपने रिसोर्सेज से, खुद अपने लोगों से काम करके, किसी बाहर की मदद के बगैर। और मेरे ख्याल में शायद ये दुनिया में वाहिद न्यूक्लियर पावर प्लांट होगा जो वेंडर सपोर्ट के बगैर चलाया गया। तो उसकी वजह से बहुत हमारी सलाहियत में इजाफा हुआ। और दूसरे, जैसे मेंबर पावर साहब ने बताया कि जो दूसरे प्लांट हैं बनाए तो हमने चाइना के साथ मिल के हैं, लेकिन चला खुद रहे हैं। और उसके अलावा उनकी जो मेंटेनेंस है और रीफ्यूलिंग आउटेज है उसमें आहिस्ता आहिस्ता जो लोकल कंट्रीब्यूशन है वो बढ़ता चला जा रहा है।
तो एक तरह से हमारा इन प्लांट्स के ऊपर एक पाकिस्तान का एक कंट्रीब्यूशन ये भी है, और ये हमारे सीखने का भी एक सबब है। शायद साहब, अंसर साहब ये जो कह रहे हैं कि लोकल कंट्रीब्यूशन है, इस वक्त बताइएगा कि इतने पावर प्लांट लग चुके हैं, 5 में की ग्राउंड ब्रेकिंग हो चुकी है, कराची में प्रैक्टिकली 3, एक तो आपने कहा बंद हो चुका, फिर उन्होंने कहा कि लोकल फ्यूल। इस वक्त हमने गैर मुल्की माहिरीन और चीनी इंजीनियरों से पाकिस्तानी इंजीनियर्स ने क्या कुछ सीखा है, और अपने पावर प्लांट ये जो जिसकी ग्राउंड ब्रेकिंग हुई है, क्या इसमें जो इंजीनियर्स होंगे वो लोकल होंगे, हमारे लोकल टेक्निकल स्टाफ की कितनी लर्निंग हुई है, और इस वक्त क्या सूरत हाल है? देखिए, जिस तरह मैंने पहले बताया कि कैनप हमने 50 साल तक चलाया है, और पाकिस्तानियों ने ही चलाया। जी, कैनप जिस तरह अभी डॉक्टर साहब ने बताया कि कैनप को जब वेंडर सपोर्ट बंद हो गई 1974 के बाद, तो उस पे जो जितना भी काम हुआ इंडिजिनसली सारा कुछ किया गया। और उसके बाद ये हुआ कि उसका फ्यूल लोडिंग, उसकी एवरीथिंग जो भी कैनप से रिलेटेड चीज़ें थी वो हम खुद करते रह गए। ठीक। तो ये इस बात की दलील है कि 50 साल तक हमने कैनप के ऊपर ये हमारे इंजीनियर्स ने बहुत कुछ सीखा। ठीक है। अच्छा, इसके साथ साथ जब चश्मा पे ये हमारा सफ़र आगे बढ़ा और चश्मा में हम चले गए, चश्मा पे न्यूक्लियर पावर प्लांट लगा, तो वो दूसरे किस्म का न्यूक्लियर पावर प्लांट था, PWR जिसको हम कहते हैं। तो उसके भी हमें थोड़ी सी आप कह लें कि वक्त के साथ साथ महारत होती चली गई हमारे इंजीनियर्स को, टेक्नीशियंस को और दीगर जितने भी वहाँ पे काम करने वाले लोग हैं, जिससे ये फ़ायदा हुआ कि चश्मा में जितने न्यूक्लियर पावर प्लांट लगते चले गए उसमें हमें कोई दुश्वारी नहीं हुई। ठीक। अब ये जिस तरह डॉक्टर साहब ने भी बताया और मेंबर साहब ने बताया कि जनाब अभी पाकिस्तान के जो अपने इंजीनियर्स हैं और जितने हमारे कारकुनान वहाँ पे काम कर रहे हैं, जो करते हैं इंजीनियर्स, टेक्नीशियंस वगैरह, वो सारे के सारे बहुत ज़्यादा वेल ट्रेंड हैं, और उसको हम उनको बाकायदा उनकी ट्रेनिंग का बंदोबस्त भी करते हैं। ठीक हो, ताकि न्यूक्लियर पावर प्लांट जो है उसको बेहतर तरीके से चलाया जाए, उसमें किसी किस्म की भी कमी ना रह जाए। तो ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा इस वक्त भी महारत मौजूद है, हमारे अपने अफराद जो हैं, अफरादी क़ुव्वत हमारी मौजूद है। तो मैं बाद में इंशाल्लाह बताऊंगा किस तरह हम उसको ट्रेन करते हैं। जी नाज़रीन, यहाँ पर लेते हैं एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो हम इसी नुक्ते को आगे बढ़ाएंगे कि ट्रेनिंग कहाँ प्रोवाइड की जाती है, क्या गैर मुल्की जामियात, इदारे, बैनुल-अक़वामी इदारे एटमी तवानाई के शोबे में पाकिस्तानी नौजवानों को तरबियत फ़राहम कर रहे हैं, रुकावटें कितनी हैं, माली क्या मसाइल हैं। ब्रेक के बाद इस पर बात होगी, हमारे साथ रहिएगा। जी नाज़रीन, प्रोग्राम जी वर्ल्ड में एक मरतबा फिर खुश आमदीद। डॉक्टर अंसर परवेज़ साहब, कुछ चीज़ों की तरफ शाहिद साहब ने इशारा किया, चूँकि एक बहुत रिस्ट्रिक्टेड फील्ड है न्यूक्लियर की, और आपको पता है कि जब शुरू में डॉक्टर AQ खान साहब यूरोप से वापस आए तो उसके बाद से बहुत पाबंदियाँ लग गई, चीज़ें नहीं मिल रही थी, न्यूक्लियर के शोबे में ट्रेनिंग नहीं मिल रही थी, बाहर की जामियात में पाकिस्तानी नौजवानों को एडमिशन्स नहीं मिल रहे थे। तो ये तालीम और तरबियत के हवाले से कुछ बताइए कि इस वक्त क्या स्टेटस है, क्या पाकिस्तान के अंदर इस हवाले से बेहतरीन इदारे मौजूद हैं, या अभी भी हायर एजुकेशन के लिए न्यूक्लियर की फील्ड में, मेटलर्जी की फील्ड में नौजवान बाहर जा रहे हैं? आलमी बरादरी कितने हद तक हमारे लिए दरवाजे खोले हुए हैं, और ख़ुद पाकिस्तान के अंदर हमें कितनी ज़रूरत पूरी कर रहे हैं? हाँ, मेरा ख्याल है कि एटॉमिक एनर्जी कमीशन का जो राज है काम करने का और तरक्की का और इतने प्लांट बनाने का और फिर उनको कामयाबी से चलाने का, उसका ये है कि ट्रेनिंग का इन्होंने और एजुकेशन का एक मुकम्मल नेटवर्क बना रखा है। तो बहुत शुरू में ही पता चल गया था कि न्यूक्लियर फील्ड में आसानी से बाहर के मुल्कों में हमारे लोगों को दाखिले नहीं मिलेंगे, और इसलिए एटॉमिक कमीशन ने ख़ुद अपना एक रिएक्टर स्कूल के नाम से अदारा शुरू किया, और मैं एक्चुअली उसके शुरू के तालिब इल्मों में हूँ। मैंने वहाँ पढ़ा भी और उसके बाद फिर मैंने वहाँ पढ़ाया भी, और वो अदारा जो है वो बाकायदा एक यूनिवर्सिटी बन चुका है और पाकिस्तान की बेहतरीन यूनिवर्सिटियों में, इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटियों में उसका शुमार होता है। और उसमें न सिर्फ न्यूक्लियर इंजीनियरिंग बल्कि और भी बहुत सारे जो इससे मुताल्लिक़ा मज़मून हैं वो पढ़ाए जाते हैं। और उसके अलावा
जब आप कोई न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाते जब चलाते हैं तो उसके लिए भी आपको ख़ास ट्रेनिंग की ज़रूरत पेश आती है। तो इसलिए कराची में भी और चश्मा में भी बाकायदा ट्रेनिंग सेंटर्स बनाए गए जो 4-4 साल 5-5 साल ट्रेनिंग देते हैं ताकि वो लोग उसकी ट्रेनिंग लेके और प्लांट्स को सेफली और अच्छी तरह चला सकें। और यही वजह है कि जो पावर प्लांट जब चाइना हमारे मुल्क में के साथ हम मिल के बनाते हैं तो अगर आप थोड़ी सी इसकी एनालिसिस करें तो उसका तकरीबन 30% यानी तीसरा हिस्सा जो है वो हमारा अपना लोकल कंट्रीब्यूशन होता है। 30% लोकल 30% लोकल कंट्रीब्यूशन होता है इन टर्म्स ऑफ जो हम इक्विपमेंट बनाते हैं, इन टर्म्स जो हम सिविल में उनके साथ कुछ बिल्डिंगें बनाते हैं, इन टर्म्स ऑफ दिस के जो हम इन सर्विस इंस्पेक्शन उनके साथ और प्री सर्विस इंस्पेक्शन का एहतमाम करते हैं, जो क्वालिटी इशोरेंस का एहतमाम करते हैं। तो इन सारी चीज़ों में मिला के ये हमारा तकरीबन 30% प्लांट का खर्चा जो है वो हमारा अपना होता है, अपना कंट्रीब्यूशन होता है। जी सईदुर रहमान साहब, ये बताइए कि इसमें जितने भी पावर प्लांट्स लगे एक्सेप्ट कराची का जो पहला था जो कनाडा के तावन से अवामी जमहूरियत चीन ने पाकिस्तान के साथ इस पीसफुल न्यूक्लियर एनर्जी में बेपनाह तावन किया, और आज जिस वक्त ये प्रोग्राम ऑन एयर हो रहा है चीन के नायब वज़ीर आज़म इस वक्त इस्लामाबाद आ रहे हैं और वो CPEC की जो 10वीं सालगिरह उसकी तकरीबात में शिरकत करेंगे। बहुत जिसे कहते हैं गहरी कमिटमेंट है, एक ऐसा अज़्म और हौसला है चीन का पाकिस्तान के साथ जो मुख्तलिफ़ हालात व वाक़यात के बावजूद वो डेटर नहीं हो सका। तो क्या कमेंट करेंगे चीन का जो पाकिस्तान के साथ तावन रहा, फाइनेंशियल असिस्टेंस दी, टेक्निकल असिस्टेंस दी, फ्यूल दिए, अपने माहिरीन दिए, अपने इंजीनियर्स दिए। जी चीन का किरदार पाकिस्तान की न्यूक्लियर एनर्जी में। सर मैंने आपको पहले भी बताया था कि 72 में हमने जर्नी स्टार्ट किया, फिर देयर वाज अ गैप, और वो गैप आपने देखा कि 2072 से लेकर 2000 तक हमारे पास कोई दूसरा पावर प्लांट नहीं था। तो ये चाइना ने जब अपनी टेक्नोलॉजी डेवलप कर ली तो इसके बाद जब हमने उन्हें अप्रोच किया ये टेक्नोलॉजी हमारे पास उसके बाद से आना शुरू हुई। और इसमें ना सिर्फ टेक्नोलॉजी आई, ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी हुआ, हम लोगों ने खुद ट्रेनिंग जितनी भी थी सारी वहाँ से कंप्लीट की। हमारे पास PWR पाकिस्तान के अंदर नहीं था, इससे पहले ये टेक्नोलॉजी मौजूद नहीं थी। मैं खुद वहाँ पे 27 मंथ्स मैंने ट्रेनिंग की चाइनीज़ प्लांट्स के ऊपर। तो हमारी जो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के अंदर उनका किरदार रहा। इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग के अलावा उन्होंने हमें बताया कि इस प्लांट को ऑपरेट कैसे करना है, मेंटेन कैसे करना है। तो इस चीज़ को हम नहीं भुला सकते। चलाना कैसे है, मेंटेन कैसे करना है, सेफ्टी स्टैंडर्ड कैसे रखना है, सेफ्टी स्टैंडर्ड किस तरह से मेंटेन करने। लेकिन हमने जो ये किया, जिस वक्त हमारे पास ट्रेनिंग लेके जब हम लोग आ गए एंड वी पार्टिसिपेटेड इन द कमीशनिंग में हम उनका हिस्सा बने, तो उससे हमारी लर्निंग और बेहतर हुई। जिस वक्त प्लांट ऑपरेशन के अंदर आया तो पाकिस्तानी वर्कर्स जो थे उन्होंने प्लांट को टेक ओवर कर लिया, हमने कोई एक्सपर्ट नहीं लिए। हाँ, रिफ्यूलिंग आउटेज के अंदर इनिशियली हम लोग उनसे हेल्प लेते रहे। ऑलमोस्ट जो पहली 4-5 रिफ्यूलिंग आउटेजेस थी वो तकरीबन उन्होंने करके दी। लेकिन 2016 ऑनवर्ड 100% इस वक्त मेंटेनेंस पाकिस्तानी खुद कर रहे हैं, रिफ्यूलिंग आउटेज खुद कर रहे हैं, प्लांट को चलाते हम शुरू से खुद रहे थे। तो ये सब कुछ पॉसिबल जो यहाँ तक इस जर्नी था, यहाँ तक पहुँचने का, इंडिजिनस ऑपरेशन का, इंडिजिनस मेंटेनेंस का, इट इज़ विद द हेल्प ऑफ आवर चाइनीज़ ब्रदर्स। वेरी गुड। शाहिद साहब, कुछ ये बताइए कि रवां बरस इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी कमीशन के चेयरमैन भी पाकिस्तान आए और हमारी इत्तलात के मुताबिक उन्होंने कुछ पावर प्लांट्स का भी, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी कमीशन हमारे सेफ्टी स्टैंडर्ड्स पे मुतमईन है? अल्हम्दुलिल्लाह, इसलिए कि पाकिस्तान का बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का सेफ्टी का रिकॉर्ड रहा है जी। हमने हमेशा सेफ्टी के तमाम रेगुलेशंस को, तमाम मेजर्स को अपने न्यूक्लियर पावर प्लांट पे रखा है। मुसलसल निगरानी, मुसलसल करते हैं। देखिए, एक तो उसकी निगरानी, फिज़िकल सिक्योरिटी भी है, उसमें आपने ख़ुद भी ऑब्ज़र्व किया कि फ़िज़िकल सिक्योरिटी के मुख्तलिफ बैरियर्स हैं वहाँ पे, जो कि किसी भी इंट्रूडर को, किसी भी गैर मुतल्लका शख्स को वहाँ पे जाने नहीं देते। और ज़ाहिर है एक तो वो चीज़ है, सिक्योरिटी का रोबस्ट सिस्टम है। जी, सिक्योरिटी का रोबस्ट सिस्टम है। पाकिस्तान में पाकिस्तान सेंटर फॉर एक्सेलेंस इन न्यूक्लियर सिक्योरिटी के नाम से एक इदारा मौजूद है जो कि इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के स्टैंडर्ड्स के मुताबिक है। और DGIAEA जब इससे पिछले वाले DGIAEA आए थे उन्होंने वहाँ का दौरा भी किया। ठीक। तो अभी जो इस दफ़ा DGIAEA आए उन्होंने भी ख़ास हमारे लिए अल्फाज इस्तेमाल किए जिससे कि लगता है कि जी हम
हमारे जो स्टैंडर्ड्स हैं आईए One के of the मेयार best. के मुताबिक हैं, हाँ, one of the इंटरनेशनल best. मेयार के मुताबिक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और हम इस मामले में कोई भी कॉम्प्रोमाइज़, सेफ़्टी के मामले में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। सेफ़्टी और सिक्योरिटी दोनों मामलात में हमारा मेयार है वो किसी से भी कम नहीं है। जी अच्छा, मैं इस पर एक ऐड करना चाह रहा था क्योंकि DGIA के रेफरेंस से बात हो रही है। जब वो आया था हमने उन्हें अपने जो ट्रेनिंग फैसिलिटीज़ हैं वो विज़िट करवाई। ही वॉज सो इम्प्रेस फ्रॉम दोज फैसिलिटीज़। उन्होंने कहा कि जो इमर्जिंग कंट्रीज़ हैं मैं रिकमेंड करूंगा एंड आई विल सेंड देम टू पाकिस्तान टू हैव द ट्रेनिंग फ्रॉम योर ट्रेनिंग सेंटर्स। तो आप इससे अंदाज़ा लगा लें कि किस मेयार की हमारी ट्रेनिंग फैसिलिटीज़ हैं कि जो इदारा हमें वॉच कर रहा है, एक किस्म का हमें हेल्प प्रोवाइड करता है इसके अंदर, वो भी उन ट्रेनिंग फैसिलिटीज़ से इम्प्रेस हुआ है। और एक और बात भी है कि जो न्यूक्लियर रेगुलेटरी अथॉरिटी है हमारे मुल्क में, जो पाकिस्तान की पेनरा। है, नहीं पेमरा की शक्ल पे, जैसे आप लोगों को पेमरा कंट्रोल करती है। पेनरा कह अच्छा हाँ, PNRA, सॉरी पेनरा, यस यू आर राइट। नहीं हाँ, मैं समझ गया, ठीक है। PNRA हम उसको कहते हैं। बिल्कुल। तो वो उसको जो है PNRA में ये है कि वो रिस्पॉन्सिबल होता है ये देखने के लिए कि जो प्लांट के जो सेफ्टी के रिक्वायरमेंट्स हैं वो पूरी की जा रही हैं कि नहीं की जा रही। सेफ्टी की रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी जो है वो प्लांट ऑपरेटर पे ही होती है सिर्फ। लेकिन जो अच्छी बात है हमारे मुल्क में और जो हमने बाकायदा बड़े एहतमाम से की है वो ये है कि जो PNRA वाले हैं ये एक अलग इंडिपेंडेंट अथॉरिटी हैं और इनका एटॉमिक कमीशन के चेयरमैन से कोई ताल्लुक़ नहीं है। तो ये अपनी अलग से राय कायम करते हैं, इंडिपेंडेंट। हाँ, इंडिपेंडेंट राय कायम करते हैं, हम उनके पास जाते हैं और फिर जो वो फैसला करते हैं हम उनको मंजूर करते हैं। उन्हें हमें उसके ऊपर अमल दरामद करना पड़ता है और ख़ुद इनकी इंटरनेशनल उसके अंदर बहुत रेपुटेशन है। इनके अपने लोग जो तकरीबन आईए के बहुत सारे मिशंस में एक्सपर्ट के तौर पे जाते हैं और लोगों को बताते हैं कि सेफ्टी की जो रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स हैं वो किस तरह पूरी करनी चाहिए। चाहिए। यहाँ पर लेते हैं ब्रेक और ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो हम अपने तीनों इन माहिरीन से जानना चाहेंगे कि न्यूक्लियर एनर्जी फॉर एग्रीकल्चर एंड फॉर हेल्थ किस तरह इस्तेमाल की जाती है और इसके पाकिस्तानी अवाम के लिए इस हवाले से क्या फ़वाइद और क्या बेनिफिट्स हासिल हैं। हमारे साथ रहिएगा। जी नाज़रीन, प्रोग्राम जी वर्ल्ड में एक मरतबा फिर खुश आमदीद। शायद रियाज साहब ये बताइए कि एनर्जी के साथ साथ पाकिस्तान में हमने देखा कि एक बहुत बड़ा इनकलाब है, वो जो न्यूक्लियर को हम अपने एग्रीकल्चर के लिए, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट के लिए और सबसे ज़्यादा पाकिस्तान में जो कैंसर की तशख़ीस और उसकी ट्रीटमेंट के लिए जो न्यूक्लियर सोर्स आप यूज़ कर रहे हैं, कुछ इस हवाले से बताइए कि इस वक्त कितने पाकिस्तान में जो कैंसर हॉस्पिटल्स हैं जो आप इससे न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी से लोगों को इसका फ़ायदा पहुंचा रहे हैं, लोगों को शफा मिल रही है। दो एतबार से सेहत और एग्रीकल्चर में न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी का क्या रोल है? देखिए, पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन जब बना था 1956 में, उसके बाद से ही जी सबसे पहले हमने एग्रीकल्चर और सेहत की तरफ तवज्जो दिया, यानी न्यूक्लियर टेक्निक्स का, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल इन दो अहम शोबों में क्या हो सकता है। और फिर बाद में हमने एनर्जी के हवाले से भी जिस तरह बताया गया कैनप वगैरह का हो गया। तो ये सबसे पहले हमने इंस्टीट्यूट बनाया एग्रीकल्चर के हवाले से, न्यूक्लियर इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर टंडोजाम में। और वहाँ पे उसके बाद फिर हम फैसलाबाद इंस्टीट्यूट काम जी बिल्कुल अभी भी काम कर रहा है। उसके बाद फैसलाबाद में नायाब के नाम से इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर एंड बायोलॉजी, और फिर नीफा पेशावर में, न्यूक्लियर इंस्टीट्यूट ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर पेशावर में, और फिर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी एंड जेनेटिक इंजीनियरिंग निपजी के नाम से फैसलाबाद में। तो गोया 4 इदारे हमारे काम कर रहे हैं जो तहकीक कर रहे हैं ज़रई शोबे में, और वहाँ ज़रई साइंसदान बहुत ज़्यादा तहकीकी अमल के साथ ज़रिए मुख्तलिफ कुछ रिसर्च भी आई है सामने। जी 150 से ज़्यादा क्रॉप वैराइटीज़ हम अभी तक तारुफ करा चुके हैं। 150 से ज़्यादा क्रॉप वैराइटीज़ हमने मुतारिफ कराया हुआ है। और ये अल्हम्दुलिल्लाह इस शोबे में हमने इतनी ज़्यादा तरक्की की है कि इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी ने भी इस शोबे से मुतल्लिक साइंसदानों को एक्सीलेंस अवार्ड्स भी दिए हैं। तो एक तो ये है कि इस चूँकि पाकिस्तान का मेन स्टेज जो है इकॉनमी का वो एग्रीकल्चर है,
फूड सिक्योरिटी के लिए भी एग्रीकल्चर की बहुत ज़रूरत है, तो हम इस पे बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं। इस तरह आपने बात की कैंसर हॉस्पिटल्स की, तो पाकिस्तान में सबसे पहले रेडिएशन सेंटर का क़याम कराची में जिना पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल सेंटर के साथ हमारा एक इदारा है, जो अब कराची में एटॉमिक एनर्जी कैंसर हॉस्पिटल कराची के नाम से जाना जाता है। उसके बाद से हम मुख्तलिफ़ जगह पे अपने जो हॉस्पिटल्स हैं इस तरह के, जहाँ पे न्यूक्लियर टेक्निक्स को यूज़ करते हुए तशख़ीस और जो उसके ट्रीटमेंट का अमल किया जा सके वो हम कर रहे हैं। और अभी तक 19 कैंसर हॉस्पिटल्स और एक डायग्नोस्टिक सेंटर जो हाल ही में नारोवाल में हमने कायम किया। दोबारा से बताइएगा। 19 कैंसर हॉस्पिटल जी, जो ऑल ओवर पाकिस्तान, गिलगित में ट्रीटमेंट है जी, और गिलगित से लेकर कराची तक, कोयटा से लेकर लाहौर तक, हर जगह पे हमारे हर 200 किलोमीटर पे मौजूद। सईदुर रहमान साहब, पहले तो आप कुछ ये बताइए कि पाकिस्तान में जो एनर्जी का क्राइसिस है, एक बहुत लॉन्ग डिबेट है, आप मेंबर पावर हैं, एनर्जी के तमाम इश्यूज़ पे गहरी नज़र रखते हैं, कुछ ये बताइए कि क्या हमारा ट्रांसमिशन लाइंस में इशू है? पावर जनरेशन तो हो रही है, जिस तरह अंसर साहब कह रहे हैं, हाइडल भी है, उसके साथ विंड के भी अब लग चुके हैं, सोलर के भी लग चुके हैं, न्यूक्लियर में तो माशाल्लाह आपने तफसील से बताया। तो एनर्जी क्राइसिस है क्या और ये कैसे हल हो सकता है? ये बहुत $1 मिलियन सवाल है। हर आदमी कहता है कि जी बिजली तो बहुत है, लेकिन आम आवाम तक पहुंच भी नहीं रही, लोड शेडिंग भी हो रही है और महंगी भी बहुत है। सर बेसिकली डॉक्टर साहब ने इसका जवाब दे दिया। महंगी, यही सबसे बड़ा जो है ना इस वक्त इशू है पाकिस्तान का। जो पावर प्लांट्स आपके ऑयल पे ऑपरेट कर रहे हैं, गैस पे ऑपरेट कर रहे हैं, उनकी जो पर यूनिट कॉस्ट है वो इतनी ज़्यादा है कि जो एनर्जी मिक्स के अंदर आके ओवरऑल कॉस्ट को बहुत ज़्यादा ऊपर ले जाते हैं। डॉक्टर साहब ने बताया कि जैसे हमारी जो एवरेज कॉस्ट है ये 12-13 रुपीज़ है। ये C5 जो हम लेके आ रहे हैं, इसकी जो लेवलाइज कॉस्ट है इट इज़ 13.45 रुपीज़ एट दिस टाइम। बहुत अफोर्डेबल है। यस, अफोर्डेबल। अब इफ़ यू कंपेयर इट विद 40 रुपीज़ 50 रुपीज़ तो ये बिल्कुल अफोर्डेबल है। अच्छा, फिर 12 ईयर्स के बाद जब इसका लोन पे हो जाएगा तो ये ऑलमोस्ट 6 रुपये के ऊपर आ जाएगी। और जब इसकी 6 रुपये पर यूनिट पे और 40 ईयर्स के बाद जब इसकी इक्विटी भी ख़त्म हो जाएगी तो 2 रुपये के ऊपर इसका यूनिट चला जाएगा। इसकी जो इस प्लांट की लाइफ है ये 60 ईयर्स है, एक्सटेंडेबल टू 80 ईयर्स, 20 मोर ईयर्स। तो आप इससे अंदाज़ा लगा रहे हैं कि आफ्टर 40 ईयर्स हम आपको 2 रुपये का यूनिट दे रहे होंगे। लेकिन वो ट्रिकल डाउन इफेक्ट क्यों नहीं होता? आता है, मैं आपको बताता हूँ। इस तरह से जिस वक्त हमारा ये 1100 मेगावाट का कराची का प्लांट आया तो उसकी वजह से ऑलमोस्ट 2200 मेगावाट सिस्टम में ऐड हुए और उस वक्त उस वक्त जो उसका टैरिफ था वो 12.25 था, 12.24 रुपीज़ था। तो अब उसकी वजह से तकरीबन 1 से 1.5 रुपया ओवरऑल जो कास्ट थी वो कम हुई, पर यूनिट कास्ट जो थी कम हुई। तो ये जो हमारा जो इस वक्त इशू है वो ये है कि जो अफोर्डेबल सोर्स है, जब तक हम वो नहीं लाएंगे तो हमारी इकोनॉमी के अंदर उसका जो इफेक्ट है वो नहीं आएगा। क्योंकि कंज्यूमर को और इंडस्ट्री को सस्ती बिजली चाहिए और वो सस्ती बिजली आपको इन सोर्सेज से मिल सकती है, जैसे हम हैं, सोलर है। लेकिन सोलर के साथ हमारा साथ कंपैरिजन अगर आप करें विंड का और सोलर का, तो हमारा जो कैपेसिटी फैक्टर है इट इज़ वेरी वेरी हाई, 90 to 95%। इन अदर वर्ड्स मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि अगर एक 1000 मेगावाट का प्लांट है, अगर हम कहते हैं उसका कैपेसिटी फैक्टर 95 है, इट मीन्स ऑन द एवरेज आपको ये 950 मेगावाट दे रहे हैं। अच्छा, अब इफ़ यू कंपेयर इट विद द सोलर तो उसका कैपेसिटी फैक्टर जो है वो 20% है, यानी 1000 मेगावाट का प्लांट जो है वो आपको एवरेज 200 मेगावाट दे रहा होता है। तो ये एडवांटेजेस है इस न्यूक्लियर इंडस्ट्री के, जिसकी वजह से हम कहते हैं कि ये अफोर्डेबल है और इसको प्रमोट किया जाए लास्ट सेंटेंस जी टाइम मैं एक छोटी सी बात और करना चाह रहा था हिस्टोरिकल डेटा से कि पाकिस्तान में शुरू में हाइड्रो प्लांट लगे बहुत सारे, मंगला डैम बना था, बेला डैम बना, उससे पहले वास्क डैम बना। उस वक्त ज़्यादातर बिजली हाइड्रो से बनती थी, 5-6 हज़ार वहाँ से आती थी। टोटल हमारी बिजली की रिक्वायरमेंट थी 10-12 हज़ार पूरी हो जाती थी। नहीं, 10-12 हज़ार थी। बाकी फॉसिल फ्यूल लगा लिए महंगे, ठीक है। अब वो महंगे और वो सस्ता बहुत मिलके ना बिजली की कीमत अफोर्डेबल थी। अब आहिस्ता आहिस्ता हाइड्रो लगे नहीं और दूसरे महंगे प्लांट लगते चले गए तो बिजली की कीमत ऊपर चली गई। तो हमारा कहना ये है कि अगर आप न्यूक्लियर लगाएंगे जो लोअर कॉस्ट के हैं, तो जब आहिस्ता आहिस्ता आप उनकी क्वांटिटी बढ़ाएंगे एनर्जी मिक्स के अंदर, तो आपके एनर्जी का वेटेड वैल्यू जो है ना थोड़ी नीचे आएगी। जी नाज़रीन, बिल्कुल अगर हम पाकिस्तान में पीसफुल न्यूक्लियर एनर्जी को प्रमोट करेंगे, मज़ीद प्लांट्स लगेंगे, तो ना सिर्फ ग्रीन और क्लीन एनर्जी की तरफ ये बहुत अहम पेशरफ्त होगी, बल्कि इसके साथ साथ जो इस वक्त तमाम महंगे तरीन बिजली के बिलों से
आजिज़ आए हुए हैं उसमें खातिर खा कमी होगी। जिस तरह कि हमारे साइंटिस्ट ने बताया कि अपनी मुद्दत पूरी करने के बाद, तमाम कर्ज़े अदा करने के बाद, ये प्लांट्स 2 रुपये पर यूनिट बिजली पैदा करेंगे और ये ट्रिकल डाउन इफ़ेक्ट आवाम तक पहुँचेगा भी। शाहिद रियाज़ खान साहब, तर्जमान एटॉमिक एनर्जी कमीशन, आपका बहुत शुक्रिया। आपने बहुत अहम मौज़ूआत पर रोशनी डाली। उनके साथ साथ डॉक्टर अंसर परवेज़ साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। और मोहम्मद सईदुर्रहमान साहब, आपने भी एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी के मुख्तलिफ पहलुओं के ऊपर खुल के बात की। आप तीनों हज़रात का बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम जी वर्ल्ड की टीम को अगली इतवार तक के लिए इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।